नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम शौर्य पथ में आप सभी का स्वागत है। आज के कार्यक्रम में बात करेंगे पुलवामा हमले को लेकर हो रही राजनीति की, रूस और यूक्रेन युद्ध की, रूसी उप प्रधानमंत्री के भारत दौरे की, चीन में सैन्य भर्ती के नए नियमों की और चीन ताइवान के बीच बढ़ते विवाद की, तथा चीन की ओर से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शांति वार्ता कराने के प्रस्ताव की। साथ ही बात करेंगे ब्रिटेन के सीडीएस की भारत यात्रा की और जानेंगे सूडान में हिंसा का प्रमुख कारण क्या है। इन सब मुद्दों पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं ब्रिगेडियर सेवानिवृत्त श्री डीएस त्रिपाठी जी। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला प्रश्न सर, पुलवामा को लेकर। पुलवामा हमला एक बार फिर से सुर्खियों में है। एक पूर्व राज्यपाल के बयान के आधार पर सरकार से मांग की जा रही है कि वह इस मुद्दे पर श्वेत पत्र लाए। एक राजनीतिक पार्टी ने पूर्व सेनाध्यक्ष शंकर राय चौधरी का इस संबंध में एक संवाददाता सम्मेलन भी कराया। तमाम तरह के आरोपों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नीरज जी, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं कहूँगा कि जो मामला ख़त्म हो गया था, जिसकी कार्रवाई उसकी हो चुकी थी, और बाकी जो आगे की कार्रवाई है, जो इसके जो लोग इन्वॉल्व थे उसके ऊपर कोर्ट केस सब कुछ चल रहा है, और हम सबको पता है कि क्या कार्रवाई हुई थी, और फिर भी हम इसको गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं लेकर के। और इन्होंने देखा जाए तो बोला क्या है, इन्होंने ये कहा है कि ये जो सिक्योरिटी लैप्सेस थे, इसके अंदर करप्शन का मामला था। एयरक्राफ्ट क्यों नहीं दिया गया सीआरपीएफ को जब इन्होंने डिमांड किया? कॉन्वॉय क्यों इतनी बड़ी चली, 78 गाड़ियों की कॉन्वॉय नेशनल हाईवे पर क्यों चली? अब मैं क्या बताऊं, इस मामले में कमेंट में नहीं करना चाहता, क्योंकि ये लोग भी काफ़ी कुछ जानते हैं जी, लेकिन थोड़ा देखना पड़ेगा। बताइए, सतपाल मलिक जी गवर्नर रहे हैं। अब आप देखिए, 5 साल में 4 राज्यों के गवर्नर रहे हैं जी। उन्होंने, बिहार, जेएनके, गोवा, मेघालय, और सबसे लंबा टेन्योर उनका मेघालय का रहा है 20 महीने का। अदरवाइज बाकी जगह 10 महीने, 13 महीने ऐसे उनका टेन्योर रहा है जी। पहले जब वो थे, वो पूरा यही कहते थे कि देश बहुत अच्छा है, मोदी जी बहुत अच्छी तरह देश को चला रहे हैं जी। और जब मनमुटाव हुआ, चाहे जब से अभी ये नहीं है 2022 से, तो फिर अब ये बयान आ रहा है। जबकि 1997 में ये वहीं थे, 2019 में, सही 2017 से 2019 जी ये गवर्नर थे जी, जो वहाँ सब कुछ हुआ था जी। अब आप बताइए कि उसी समय ये चीज़ वहाँ होती है जी। 2019 की जी। क्या ये रिस्पॉन्सिबल नहीं थे इंटेलिजेंस फेलियर के लिए? बिल्कुल। क्या ये रिस्पॉन्सिबल नहीं थे ये कहने के लिए कि कॉन्वॉय कैसे जाए या किस तरह की सिक्योरिटी, क्या इनपुट्स आ रही हैं जी? आज ये चीज़ क्यों आ रही है? और ऐसा नहीं है लैप्स है, मैंने इनकी बात को काट नहीं रहा हूँ जी। मैं खुद कह रहा हूँ कि लैप्सेज होते हैं तब ये चीज़ होती है जी। तो ये थोड़ा सा सोचने की बात है कि इस समय ये चीज़ क्यों आ रही है, जबकि वहाँ पर ये भी रिस्पॉन्सिबल थे जी। और उसके बाद आज 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, 4 साल हो गए फरवरी, और अब आप दोषारोपण कहीं और करें जी। दूसरी चीज़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई जल्दीबाजी में जनरल राव चौधरी से जी, जनरल राव चौधरी जो है वो भी 2.5 साल करीब सेनाध्यक्ष रहे जी, 1997 तक जी, और वो पीरियड था जब मिलिटेंसी का पीक तकरीबन चल रहा था जी। उस समय मिलिटेंसी जो है जी वैली से जम्मू रीजन में भी आ गई थी जी, रजौरी, पुंछ और बाकी जो इलाका है उधर भी तकरीबन सामा तक आ रही थी, उधर तो आई गई थी। पीर पांजाल जो रेंजेज हैं, जो रजौरी का एरिया है, उस समय काफ़ी कुछ मिलिटेंसी वहाँ हो रही थी, मिलिटेंट्स आ गए थे जी। तो कहीं ना कहीं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी क्योंकि बढ़ी उसी बीच में है जी, वहाँ थे जी। और दूसरी बात मैं ये भी कहूँगा, ये तो किस्मत वाले चीफ बने थे, आर्मी चीफ जी, क्योंकि उस समय जनरल बीसी जोशी जी आर्मी चीफ थे जी, और जनरल बीसी जोशी का उनकी मृत्यु हो गई हार्ट अटैक की वजह से जी, और उस बीच में अदरवाइज जिनका नंबर नहीं था, ये आर्मी कमांडर थे, आर्मी ट्रेनिंग कमांड के जी, लेकिन उस वजह से उनको सीनियरिटी उस पर उन्होंने प्रमोट किया और जो ये आर्मी चीफ थे जी। तो उस समय ये चीज़ें कहाँ थीं? उस समय रेज करना चाहिए था या बेस बनाना चाहिए था जी।
अगर मैं और थोड़ा आगे जाऊं, मैं फिर भी मेरी काफ़ी इज्जत है दोनों लोगों के लिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं कुछ ऐसे प्रश्न कर रहा हूं जी। दोनों लोगों की इज्जत है। आर्मी चीफ बनना इतनी आसान चीज़ नहीं है, और गवर्नर भी उन्होंने हर जगह जैसे भी काम किया है जी। लेकिन कुछ प्रश्न हमारे भी उसमें आते हैं जी। 1997 में ये आर्मी चीफ सटे, 1999 में कारगिल हुआ जी। और जो जितने पेपर्स हैं कारगिल के बारे में था कि पहले से ही सब कुछ चल रहा था जी। तो क्या उस समय की इंटेलिजेंस बाकी चीज़ें इस तरफ नहीं थी? मिलिटेंसी क्यों इतनी बढ़ गई, क्यों नहीं रोकी गई जी? क्यों नहीं इसको, मतलब सवाल काफ़ी हैं, लेकिन मैं उस तरह उस पर नहीं जाना क्योंकि वो चीज़ खत्म हो गई, अब सब कुछ अंडर कंट्रोल है जी। हाँ, ये मैं जरूर कहूँगा कि गलतियाँ तो हुई कि एक कार करीब 300 kg RDX लेके अगर घूम रही है तो कहीं ना कहीं तो मुश्किल वो है। लेकिन एक चीज़ आपको और देखनी पड़ेगी, 2019 में जब ये दो चीज़ हुई फरवरी में, तो उस समय पूरा कश्मीर खुल गया था क्योंकि लोग रिस्ट्रिक्शंस नहीं था कहीं जी आने जाने का। जहाँ तक कॉन्वॉय की बात है तो थोड़ी सी हास्यास्पद लगती है मुझे कि कॉन्वॉय में सिर्फ लोग ही तो नहीं जाते ना जी, कॉन्वॉय में सामान भी जाता है जी। फैमिली जो उधर रहती है, इन्हीं जो सुरक्षा कर्मी हैं CRPF या जो भी हैं, जिनकी भी आर्मी की कॉन्वॉय जाती है, इनकी जाती है, वो सब उसी में ट्रेवल करते हैं क्योंकि वो लोग हवाई जहाज में ट्रेवल कर नहीं सकते जी। एक कॉन्वॉय में कुछ नहीं होता है तो मेरे हिसाब से कम 1000 आदमी होते हैं जी। अब इतने लोग आप बताइए कैसे जाएंगे एयरक्राफ्ट में? कितने एयरक्राफ्ट आप लगाएंगे जी। रोज आने जाने के लिए? इतना तो आप कर नहीं सकते जी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एयरक्राफ्ट देने से सब कुछ मामला हल हो जाता, नहीं जी। एयरक्राफ्ट देना, हाँ मैं मानता हूँ कि चाहिए, और था भी, किया भी गया, बाद में हुआ, लेकिन था भी। और इन लोगों को पता होना चाहिए, जिन लोगों ने एक पॉइंट रेज किया है कि अगर एक एयरक्राफ्ट के लिए भी कितनी ब्यूरोक्रेसी के थ्रू कितनी चीज़ें होती हैं, कितना टाइम लगता है गवर्नमेंट से जी। तब जाकर के ये चीज़ें होती हैं जी। लेकिन ये कहना ये गलत है कि ये कॉन्वॉय क्यों चल रहा था। कॉन्वॉय पहले भी चल रहा था, अभी भी चल रहा है जी। कॉन्वॉय से ही चीज़ें जा सकती हैं, आ सकती हैं। आप देखिए पूरा टनल बन रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो जरूरत ही नहीं थी जी। तो जरूरी है कॉन्वॉय। उसके साथ ही क्योंकि कोई लोग बीच के होंगे, कुछ जैसे मैंने कहा राशन पानी से लेके कई और चीज़ें हैं, चाहे वो एम्यूनिशन है या ऑर्डिनेंस की कई चीज़ें हैं जो आती जाती हैं, वो इन्हीं कॉन्वॉयज के थ्रू आती जाती हैं जी। तो कॉन्वॉय तो जाना है। और दूसरा, कॉन्वॉय नेशनल हाईवे पर नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? उस समय भी रोड ओपनिंग होती थी जी, क्लियरेंस होती थी। हाँ, पहले आर्मी करती थी, बाद में रोड क्लियरेंस CRPF को दे दिया गया था, या BSF, जहाँ जहाँ ये लोग थे, पैरामिलिट्री फोर्सेस, क्योंकि आर्मी अपने अपने जगह पर जा रही थी, जहाँ बॉर्डर पर, या जो बाहर से आई थी अपने जगह जा रही थी, और सिचुएशन ठीक हो गई थी, तो ये हुआ कि पुलिस फोर्सेज या पैरामिलिट्री फोर्सेज जो है ये मैन करेंगी, और अच्छा कर रहे थे वो जी। एक इंसिडेंट हुआ, यस, वो पॉइंट है जी, कि अवॉइड किया जा सकता था अगर एक इंफॉर्मेशन होती और उसको चेक किया गया होता जी। लेकिन डैमेज कंट्रोल फिर भी हुआ, वो हम जानते हैं। उसके बाद कॉन्वॉय प्रोटेक्शन भी बढ़ी, उसके बाद सिक्योरिटी भी बढ़ाई गई, और उसके बाद से तो कोई ऐसा नहीं हुआ, 4 साल तो हो ही गए। और उसका बदला देखिए आप कितना बड़ा लिया गया, बालाकोट स्ट्राइक करके 14 फरवरी के हुआ था और 26 को बालाकोट स्ट्राइक हो गई जी। तो ऐसा नहीं कि छोड़ दिया गया, मैसेज लाउड एंड क्लियर दिया गया था कि अगर ये 300 kg है तो हम 3000 kg जो है जी कम से कम डालेंगे जी। तो ये चीज़ हुई। लेकिन हाँ, मैं अगेन दोबारा ये कहता हूँ कि मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ इन लोगों की समझ पर, लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है इसको इतना राजनीतिक नहीं बनाना चाहिए। इलेक्शन आ रहा है, उसका मतलब ये नहीं कि हम गड़े मुर्दे लेकर के उखाड़ते रहें और ब्लेम करते रहें। और आज आप ब्लेम करते हैं, अगर आप चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट को करें, किसी को करें, अल्टीमेटली तो आप सुरक्षा एजेंसियों को ब्लेम कर रहे हैं जी जी। और अगर आप वहाँ हेड कर रहे थे, बिकॉज गवर्नर तो हेड करता है जो पूरी वहाँ कमेटी है इसकी, इंटेलिजेंस से लेकर के पुलिस की जो और आर्मी की जो एक संगठन है, मिला करके काम करते हैं। तो ये सब कहना थोड़ा मुझे, जैसे मैंने कहा, हास्यास्पद लगता है कि ये चीज़ इस समय नहीं उठनी चाहिए थी। और ये कई बार हमने देखा सर कि जो सेना से जुड़े मुद्दे हैं वो चुनाव के समय अक्सर उठाए जाते हैं। मुझे ध्यान आ रहा है 2019 के चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस की तरफ से
डीएस हुडा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई थी, सर्जिकल स्ट्राइक को कमतर आंका गया था, और अब जब लोकसभा चुनाव की और हम एक बार फिर से बढ़ रहे हैं तो बालाकोट एयर स्ट्राइक पर तो सवाल नहीं उठ रहा है, क्योंकि उसको पर अभी सवाल उठे थे थोड़े दिन पहले। अब पुलवामा हमले पर जो सिक्योरिटी लैप्सेस हैं उन सबको मुद्दा उठाया जा रहा है। खैर, आपने सही कहा कि ये जो मुद्दा है इसको राजनीति से परे रखना चाहिए। जो शहीद हुए हैं उनकी शहादत का हमें सम्मान करना बिल्कुल। अब देखिए, इन्होंने ये भी किया, उनकी फैमिलीज को भी लेके आ रहे हैं कि वो भी क्वेश्चन रेज करें, बोलें कि क्या वो है। और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, कुछ खाप्स जो पंचायत हैं वो, तो ये सब चीजें ले जाना वहां तक, और ये होना कुछ नहीं है। एक्शन तो हो ही रहा है। एनआईए ने ऑलरेडी चार्जशीट डायल कर रखी है उसमें जम्मू हाई कोर्ट में। 19 लोगों को नामजद किया है, 9 लोग शायद 8 या 9 लोग हिरासत में हैं, 5 या 6 पाकिस्तान में हैं। और कुछ समय बाद पाकिस्तान ने भी, प्रेशर बहुत पड़ा था, इसके वर्ल्ड प्रेशर पड़ा था पाकिस्तान के ऊपर इस इशू पर काफी, सबको हमको पता है क्या हुआ था उसके बाद। और पाकिस्तान ने भी बोला था कि उसमें से सारे तो नहीं, जो नामजद थे 2-4 लोगों को जरूर पकड़ा था, उनको नजरबंद किया था, बाकी कार्रवाई की थी। तो ये ऐसा नहीं हुआ कि कुछ भी असर नहीं पड़ा, असर हुआ, इसका काफी हुआ। और हमको ही पता था कि बुरहान जो मारा गया था, उसके बाद से एक नैरेटिव बन रहा था पाकिस्तान की तरफ से और लोकल मिलिटेंट्स की तरफ से, भाई कुछ करना है। तो और कुछ ऐसी चीजें होती हैं तो बिल्कुल ये सही है कि कहीं ना कहीं कमी थोड़ी बहुत होती है, उस वजह से होती है। और कमी 100% फुल प्रूफ तो खैर हम नहीं कहते कि हो सकता है, वो भी रोड पर, क्योंकि आप जानते ही नहीं है कौन सी, किसको रोक रहे हैं, किसको क्या कर रहे हैं। बट यस, टू दैट एक्सटेंट कि इंफॉर्मेशन फेलियर, यस, एक कार में एक्सप्लोजिव है, और जो रिपोर्ट थी कि 15 दिन वो कार घूमती रही है, वो मैं मान सकता हूँ कि वो है, जिसको कि अब तो खैर हो ही रहा है, जैसे भी चेक हो रहा है। लेकिन इस तरह से इस स्टेज में आकर के पॉलिटिसाइज करना मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है, और देश की सुरक्षा एजेंसियों के मोराल के हिसाब से भी ये ठीक नहीं है। बिल्कुल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं सर। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच दोनों देशों के राष्ट्रपति यूक्रेन के युद्धग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर अपनी अपनी सेना का मनोबल बढ़ा रहे हैं और फोटो भी खिंचवा रहे हैं। क्या इससे यह साबित नहीं होता कि युद्ध के समाप्त होने के फिलहाल कोई आसार नहीं है? साथ ही रूस के उप प्रधानमंत्री हाल ही में भारत यात्रा पर थे, इसे कैसे देखते हैं आप? क्योंकि ये यात्रा उनकी ऐसे समय में हुई है जब इससे ठीक पहले अभी यूक्रेन की उप विदेश मंत्री यहाँ पर आके गई हैं। बिल्कुल नीरज जी, दो चीज़ें इसमें बड़ी साफ हैं। एक तो है कि कोई भी लड़ाई के हालात में कोई प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री अगर बॉर्डर पर जाता है सैनिकों के साथ, और ये लगभग पहली बार है कि वहाँ तक ये लोग गए हैं, उतने आगे, और पुतिन तो इस इलाके में गए हैं जो उन्होंने कैप्चर किया है। तो ये तभी जाते हैं जब उनको कॉन्फिडेंस होता है कि अब हम इससे पीछे नहीं हटने वाले हैं और हम और रीइंफोर्स करेंगे। और उनको ये लगता है कि हमें मोराल अपना बढ़ाना बहुत जरूरी है। दोनों चीजें हो रही हैं। बागपुर में देखिए क्या हो रहा है, 8, साढ़े 8, 9वां महीना चल रहा है और लड़ाई वैसे चल रही है, जबकि बागमुद जो है बहुत बड़ा शहर नहीं है, लेकिन ये है कि वो इज्जत वाली मूछों वाली बात है। और प्लस वो एक ऐसी जगह है जहां से रशिया को यूक्रेन में आगे बढ़ने के लिए मौका मिलता है। तो इसलिए वो जो है ये उसको लग रहा है कि अब वहां पर, क्योंकि जो रिपोर्ट है 80% से ऊपर कब्जा हो गया है वहां पर, वो क्रीमिया के लिए भी, रास्ते के लिए इंपॉर्टेंट है वो। तो ये कयास तो थे, लेकिन अब ये गए हैं, और ये जो जा करके वहाँ जो उधर के कमांडर हैं वहाँ बैठ के इन्होंने उनसे बातचीत की है, आगे की रणनीति पर पुतिन ने चर्चा की है। 18 अप्रैल को गए थे वहाँ। तो ये सारी चीज़ें यही दिखाती हैं कि उनको मतलब एक तो कॉन्फिडेंस है अपना, दूसरा लोगों से मिल करके उनसे जानना चाहते हैं कि ग्राउंड लेवल की क्या चीज़ें हैं। और ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी कमांडर के लिए, सैन्य कमांडर वहीं हैं अपने, तो उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि ग्राउंड लेवल की चीज़ें देखें और ये भी देखें कि हम इसको दूर कैसे कर सकते हैं। जैसे कि टाइम प्लान शायद जो इनका सोचे थे उस हिसाब से नहीं हो रहा है, तो कैसे हम आगे जा सकते हैं। दूसरा जो है, इसमें अगर आपने देखा मैक्सिमम आर्टिलरी और ड्रोन्स और मिसाइल से ही ज़्यादा चल रही है, आर्टिलरी से ही ज़्यादा
सब डे वन से लेके आज तक जी वही चल रहा है। बीच में रिपोर्ट्स आई कि अम्यूनिशन कम हो गया, रशिया के पास भी बाहर से ले रहे हैं वो, साउथ कोरिया से और चीन से। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि ये दूर करने के लिए या उन लोगों से मिल करके आगे की रणनीति पर चर्चा। और एक और चीज़ हुई है, जो इनके कमांडर थे जिनको पहले उन्होंने निकाल दिया था सेक्टर से, उनको दोबारा लाया गया है वहाँ पर। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट था उनके लिए वहाँ पर जाना, उस जगह पर। और बागपूत के कैप्चर हो ही जाएगा, बिकॉज ये तो आज की तारीख में जो इंग्लैंड की एमआई है, मिलिट्री इंटेलिजेंस, उन्होंने भी बोल रखा है, और लीक्ड पेपर्स जो थे जी उनमें भी ये मेंशन है कि यूक्रेन टिक नहीं पाएगा और बागपूत का जाना लगभग तय है जी कि हाँ ये वेस्ट कर। एक जगह तो ऐसा भी था कि यूक्रेन वेस्ट कर रहा है, बर्बाद कर रहा है अपना एमुनिशन, कहीं और इस्तेमाल करें जहाँ पर कि अच्छी पोजीशन में, बजाय कि यहाँ पर इस जगह पर जी। यूक्रेन की तरफ आते हैं तो वहाँ पर जो जेलेंस्की हैं, चूँकि वो तो जाते रहे थे, लेकिन यहाँ पर ज़रूरी था, उन्होंने देखा पुतिन गए हैं तो उनको भी अपना मोराल तो लोगों को बढ़ाना ही था जी। और इतने दिनों से चल रहा है, नुकसान तो उनका भी बहुत हो रहा है जी, पता ही है। और आप देखिए आज की जो हालत है, बखमुत की पॉपुलेशन 70,000 थी जी लड़ाई से पहले, या बीच में भी जब तक ये लड़ाई इतनी नहीं गई थी। आज वहाँ गिन चुन के 3-4 हज़ार 5 हज़ार लोग रह गए हैं जी। तो बखमुत में, और बाकी तो पूरा नुकसान हो ही गया है। तो अगर देखा जाए तो बखमुत में है क्या, लेकिन अगर गए हैं जेलेंस्की तो दो चीज़ें हैं। एक तो उनको थोड़ा सपोर्ट और मिला है यूरोप से, बाकी कंट्रीज से जी। एयर डिफेंस की सबसे बड़ी चिंता थी, परसों उनके पास पैट्रियट मिसाइल भी आ गई है जी। हालांकि पैट्रियट 1980 की है, बट बड़ी अच्छी है, कामयाब है जी। लेकिन ये भी है कि रूस ने बोल दिया है, उसका भी काट उनके पास है जी। दूसरा है कि हिमार्स और बाकी जो एब्रिशन खत्म हो गए थे इनके पास, वो भी थोड़े आ रहे हैं। बट मैं भी बता दूं कि ये बहुत डिबेट का विषय आज की तारीख में बन गया है कि कहाँ तक मदद की जाए जी, कितनी मदद की जाए। अभी आप देखिए 2 बैटरी पैट्रियट की इनके पास आ रही हैं जी, और जेलेंस्की का कहना है, इनके डिफेंस मिनिस्टर ने बोला है कि 20 बैटरी चाहिए। अब 20 बैटरी तो बना नहीं सकता अमेरिका इनको देने के लिए जी। तो कई जगह इतनी अनरियलिस्टिक वो हैं कि इतना हो नहीं सकता जो इनको चाहिए। दूसरा, लेपर्ड टैंक्स आ रहे हैं, वो भी कितने आएंगे, ये भी बहुत पुराने हैं, लेकिन हैं, इनसे तो इम्प्रूव्ड हैं जो इनके पास हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जिनको कि ये सब चीज़ें आगे मुद्दों को ले करके और जेलेंस्की वहाँ गए हैं जी। दूसरी चीज़, एक और जो चीज़ जो लीक्ड पेपर्स में भी आई और जो कही जा रही थी, काफ़ी दिनों से चल रहा है कि मई के महीने में काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च करेगा यूक्रेन जी। अब ये काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च क्यों करेंगे? लीक्ड पेपर तो ये कहते हैं कि शायद इन्होंने 12 नई बटालियन बना रहे हैं, रेजिमेंट्स बना रहे हैं, जो ये करेंगे, लॉन्च करेंगे। उसमें बर्फ़ सब पिघल जाएगी, बाकी इनके पास टैंक्स तब तक आ जाएंगे, एम्यूनिशन आ जाएगा, बाकी चीज़ें आएंगी, लोग ट्रेनिंग करके भी आ जाएंगे। लेकिन क्या रशिया चुप बैठा रहेगा? तो ये सब चीज़ें हैं जो कि थोड़ा सा देखना जरूरी है। दूसरी चीज़ आप ये भी देखिए कि चाइना के डिफेंस मिनिस्टर भी गए थे रशिया में जी, और काफ़ी न्यूज़ आई थी कि काफ़ी मदद चीन कर रहा है एम्यूनिशन और बाकी चीज़ों के बारे में। यहाँ तक आई थी कि वो खुले में तो नहीं कर रहा है, लेकिन स्पेयर्स और बाकी चीज़ें अलग अलग तरीके से आ रही हैं, जो उसे नहीं लग रहा है कि एम्यूनिशन है। तो ये देख करके थोड़ा सा ये लग रहा है कि ये भीषण तो होगा जी। दूसरी चीज़, इनके फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, इनके रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सरगेई लारोव जो है, वो देखिए वो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ की विजिट पर हैं। वो सारे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, वेनेजुएला और ब्राज़ील, क्यूबा, सब में विजिट कर रहे हैं जी। मतलब एक तरफ से वो अमेरिका की भी घेराबंदी करने में लग रहे हैं जी। मैसेज तो ही जाता है, नहीं तो ऐसे तो जाएंगे नहीं जी किसी चीज़ के लिए। तो ये सारी चीज़ें देख करके सिर्फ यही है कि 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ज़रूर मोराल बढ़ाने के लिए गए हैं, कॉन्फिडेंस भी इनको लगा है। ऑन ग्राउंड सिचुएशन देखना बहुत ज़रूरी है इनको, कि क्यों जो है चीज़ें अगर धीमी है तो धीमी है,
इसको तेज कैसे कर सकते हैं। और जब वो बात करते हैं तब पता लगता है, जैसे जेलेंस्की भी जाके उन्होंने खाना पीना सब कुछ किया जो उनके सोल्जर्स हैं उनके साथ जी, और ये सारे कमांडर से ये भी जाके मिले हैं। और दूसरी चीज़, एक और चीज़ है जो न्यूज़ आई थी कि यूक्रेन चाहता है कि ऐसे धीरे धीरे लड़ाते हुए हम वॉर फैटिग ला दें रूस के ट्रुप्स में और उसके बाद हम फिर ऑफेंसिव लॉन्च करें जी। तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो कि नेचुरली हो सकता है कि इतनी न्यूज़ नहीं फैल रही हो, ट्रुप्स के बीच में कुछ हो, तो कमांडर्स के या प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट जाते हैं तो फ़र्क के पड़ता है जी। तो ये है। लेकिन जहाँ तक ये है अंदेशा जो आप कह रहे हैं सही है कि जो थोड़ा तो तेज होगा ही होगा, क्योंकि हर जगह से ये हो रहा है कि इतना लो स्केल पर चल रहा है, सब जगह से ये भी चल रहा है, क्योंकि जितने लोगों से बोला गया है कि वो इसमें आ करके और मीडिएशन करें, बीच बचाव करें कि सुलह शांति हो। चीन है, भारत के प्रधानमंत्री को भी बोले थे, जेलेंस्की भी बोले थे, रूस ने भी बोला है, और अभी तो टर्की तो थे ही, फ्रांस के प्रेसिडेंट गए ही थे वहाँ पर, उन्होंने खुद बोला चीन को कि भाई चीन जा करके कि इसको शांति सुलह कराई। कहने का मतलब ये है कि उधर भी ये लग रहा है कि अब बहुत हो रहा है जी, यूरोप में, नाटो में, अमेरिका में भी लग रहा है कि बहुत हो रहा है। आप देखिए उनकी हालत क्या है। तो ये कुछ न कुछ चीज़ें आएंगी बढ़ के, लेकिन क्या पुतिन जो उन्होंने बोला था स्पेशल ऑपरेशन जो एम था उसको छोड़ देंगे? और क्या लड़ाई तो जैसे हमने पहले भी कहा यूक्रेन तो लड़ नहीं रहा है जी, लड़ तो अमेरिका और नाटो रहे हैं, क्या वो भी चुपचाप बैठ जाएंगे जी? ये चीज़ जो है जो सबसे बड़ी है जिस पर देखना है। बट यस, लड़ाई जैसा है ये जरूर अभी थोड़ी तेज होगी जी, बिल्कुल। और जो अभी हमने देखा कि रूस के उप प्रधानमंत्री आए थे, तो उनको भी कुछ आप जोड़ के देखेंगे इसी से संबंधित? देखिए, यूक्रेन मदद मांग के गया और अपने पाले में करने का प्रयास करके गया, तो वो भी इसी तरीके से कुछ करना चाह रहे हैं? बिल्कुल। देखिए वो आए तो, हालांकि ये तो कहा जा रहा है कि रेगुलर मीटिंग थी जी, जो ट्रेड और रिलेटेड इश्यूज पर, क्योंकि वो ट्रेड मिनिस्टर भी हैं, वो देख रहे हैं, एज ए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं जी, तो वो इनका है साथ में। लेकिन मीटिंग तो हुई है, मीटिंग्स, बिकॉज आज की डेट में देखिए हम डोवाल साहब से मिले, जयशंकर जी से मिले, सबसे मिले, वो जी सबसे मिले। और आज की डेट में ट्रेड हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, रूपी ट्रेड में भी है, लेकिन थोड़ा उसमें प्रॉब्लम हमारी आ रही है, क्योंकि अब हमारा रुपया जो है रूबल के मुकाबले नीचे हो रहा है जी। हम लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गए हैं उनके, रशिया के। बेसिकली ऑयल हम पहले यूएई से सबसे ज़्यादा लेते थे, अब जो है मैक्सिमम ऑयल हम इन्हीं से ले रहे हैं, रूस से ले रहे हैं जी। और बल्कि हमारी कंपनी तो ऑयल ले करके यूरोप में भी यहाँ से दे रही हैं जी। तो ये सब चीज़ें थी, लेकिन ये बिल्कुल ज़रूरी है कि बात वहीं तक सीमित तो रही नहीं है जी। जब जयशंकर जी भी गए थे वहाँ जी, वहाँ जाना उनका, वहाँ बातचीत करना, पुतिन से भी मिलना, डिस्कशन करके यहाँ आना, बीच में जेलेंस्की का बयान आना कि इंडिया को, मोदी को मीडिएट करना चाहिए जी, बीच बचाव करना चाहिए शांति के लिए, ये कहना। और उसके बाद दो मिनिस्टर्स वहाँ से यहाँ आ रहे हैं जी। तो जरूर ये है कि इस पूरे एपिसोड में दोनों में भारत का जो है एक ओहदा ऊंचा हुआ है, क्योंकि दोनों लोग जो है बैंक कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ भारत कर सकता है इसके लिए जी। और थोड़ा सा चीन की तरफ चलेंगे सर। बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच चीन ने सैन्य भर्ती के लिए जो नए नियम जारी किए हैं उसका असल मकसद क्या है? साथ ही हम यह भी जानना चाहते हैं कि चीनी राष्ट्रपति ने अपने हालिया भाषण में समुद्री अधिकारों की रक्षा पर जोर क्यों दिया है? हम आपसे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चाहते हैं कि जब आप आए हैं तो और भी चीज़ें जान लें, तो वो लालच कम नहीं हो पाता, लोभ कम नहीं हो पाता। तो हम यह भी जानना चाहते हैं कि क्या ताइवान के साथ जिस तरह के तनाव चल रहे हैं उसको देखते हुए दोनों देशों के बीच युद्ध की संभावनाएं हैं? साथ ही चीन ने इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शांति वार्ता कराने का प्रस्ताव दिया है, इसे कैसे देखते हैं आप? तो चीन से संबंधित प्रश्नों की एक तरह से बमबारी हो गई है। बिल्कुल आपने यूक्रेन वाली हालत ला दी।
नीरज जी देखिए, सबसे पहली चीज चीन सबसे ज्यादा चिंता क्या है, 14 देशों के साथ उसकी बाउंड्रीज हैं जी, जिसमें 9 देशों के साथ उसकी मेरीटाइम बाउंड्री है जी, और है कहां, इंडो पैसिफिक साउथ चाइना सी। तकरीबन इस रीजन का 62% ट्रेड साउथ चाइना सी और ये इंडो पैसिफिक से होकर गुजरता है, जिसमें 42 करीब तकरीबन 40-41% चाइना का खुद का है। रादर सॉरी, मैं उल्टा बोल के 42% तो दुनिया का, दुनिया के 42% है और चाइना का, इस रीजन का तो 62% है ही है। रीजन जब मैं कहता हूं सारे देशों का, इंक्लूडिंग इंडिया, जी, भारत का भी उधर से है। और चाइना का खुद का तकरीबन 40 से 42% ट्रेड रूट है जिधर से उधर से गुजरता है। जी, जापान का 32 से 35% ट्रेड उधर से गुजरता है। जी, तो इंपॉर्टेंस अगर आप देखिए तो बहुत ज़्यादा है इस इलाके में। फिशरीज, वर्ल्ड की 15% जो फिशरीज हैं इस इलाके में है, जी, जिसकी हम बात कर रहे हैं। मिनरल्स अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुए हैं और कहा ये रेयर अर्थ, मैं रेयर अर्थ की बात कर रहा हूं उस इलाके में। और जो सर्वे हुआ है उसमें यह कहा जा रहा है कि इस पूरे इलाके में, सिर्फ मैं साउथ चाइना इन्हीं की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे इलाके में 220 बिलियन डॉलर बिलियन बैरल ऑयल रिजर्व होगा। जी, तो आप इंपॉर्टेंस लगा सकते हैं इस पूरे इलाके की। जी, क्यों चाइना चाहता है कि हम समुद्री अपनी सीमा की रक्षा करेंगे, और वही नहीं चाहता है, जितने भी देश हैं यहां पर जी, वो सब यही चाहते हैं। एक्चुअली हर एक चाहेगा अपने इलाके में, जी, तो इंपॉर्टेंस वहां की बहुत ज्यादा है। जी, और अगर अमेरिका की 7th फ्लीट पूरी उधर ही लगी हुई है, जापान ऑकस बन गया, जी, क्वाड बन गया, जी, ये सारे उसी इलाके के लिए बने हैं। तो आप समझ लीजिए कि इंपॉर्टेंस कितनी है। जी, तो ये बहुत जरूरी है चीन के लिए वहां पर। दूसरी चीज, चीन सैन्य के लिए वहीं पर तो है नहीं, उसके साथ अब तो उसको डर अमेरिका से भी हो रहा है। जी, अब उसको डर हिंदुस्तान के साथ तो उसका है ही है जो भी है, जी, लेकिन डर है क्योंकि पहले वाली हालत नहीं है कि हम बस चलेंगे और पूरा नीचे ऐसे ही जैसे पहले 62 वाली हालत में चले जाएंगे। जी, वो भी चीज़ है। आज की तारीख में पॉपुलेशन वाइज हम चीन से आगे हैं। जी, तो हम चाहें तो मतलब देखा जाए पूरी, अगर हिंदुस्तान चीन में जाए तो कितने लोगों को रोक लेगा वो। अगर पूरा हम पाकिस्तान में हम कहें हिंदुस्तान बस चलते रहो, कितने लोगों को रोक सकते हैं आप? कितनी ज़्यादा मिलिट्री आपकी कितनी है कि आप रोक लेंगे? जी, खैर ये तो एक मतलब मेरी कहने की बात हुई, जी, लेकिन कहने का है कि हमारे पास वो ताकत और शक्ति है, जी, तो उसका भी डर एक तो बना है उसके पास। जी, चीन की जो पहले रिक्रूटमेंट थी, मैक्सिमम, हालांकि सबसे लार्जेस्ट आर्मी है, बट मैक्सिमम उसकी कॉन्ट्रैक्ट वाली होती थी। जी, जरूरत पड़े उस समय लीजिए, ट्रेन कीजिए और वो आएंगे। लेकिन अब उन्होंने जब देखा कि क्या हालत हुई कॉन्ट्रैक्चुअल सोल्जर्स की रूस में और यूक्रेन में, जी, आप देखें कि कितना हुआ, कई छोड़ के भाग आए, कई पीछे रह गए, फिर मर्सनरीज को इस्तेमाल करना पड़ा। जी, तो ये तो बहुत चिंता का विषय था। और लकीली हम तो स्टैंडिंग आर्मी रखे हैं जी, अपनी, हमेशा हम ट्रेन करते हैं, हमेशा हम फोकस करते हैं एक्सरसाइजेस पर। तो ये जो चीज़ है, इसको देख करके उन्होंने अपनी पॉलिसी चीन ने बदली है, उनको जरूरत महसूस हुई है। जी, और उन्होंने ये भी पाई ट्रेनिंग में भी कि उनके लोग माउंटेन्स में ट्रेनिंग के लिए, माउंटेन्स में लड़ाई के लिए उतने तैयार नहीं थे, उतने उनके पास कहा जाए कि ताकत हर एक तरह से नहीं थी जितनी कि हमारे ट्रुप्स में। इस बार उन्होंने देखा कि चाहे वो हाथापाई वाला मामला था या किसी पोस्ट तक या कहीं आगे पहुंचने में, वो सारी चीज़ें उन्होंने देखा कि ये प्रॉब्लम उन्होंने थी उनके पास। जी, अब उन्होंने किया क्या है, अपनी रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो इन्होंने की है, अब इन्होंने फोकस किया है स्कूल कॉलेज स्टूडेंट्स के ऊपर, खास करके टेक्निकल वालों पर, कि जो लोग टेक्निकल साइंस और टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर उन्होंने ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जी, उनको लेने के लिए। क्योंकि टेक्नोलॉजी सबको पता है कि बहुत बड़े अभी सेना में
कहीं भी बहुत बड़े लेवल पर आ रही है। हर एक चीज़, हेलमेट से लेकर के राइफल से लेकर हर एक चीज़ इतनी टेक्निकल हो जाएगी जी। और भी चीज़ें हैं जो कंट्रोल और कमांड कंट्रोल एलिमेंट्स हैं, कम्युनिकेशन है, स्पेस है। इन्होंने स्पेस में फोकस करने के लिए बोला है। और जो एक इन्होंने एक और चीज़ डाली है वो है रिजर्विस्ट के बारे में जो पहले इनके उसमें नहीं था जी। रिजर्विस्ट में जो रिटायर हो गए हैं उनके लिए इन्होंने डाला है कि जब भी वॉर टाइम सिचुएशन होती है तो बिना बताए जितने भी रिजर्विस्ट हैं वो अपने पुरानी जो यूनिट है जी वहां रिपोर्ट करेंगे या नियरेस्ट सेंटर में रिपोर्ट करेंगे। जी। मतलब इसके लिए कोई आपको बताएगा नहीं जी। हमारे यहाँ की कॉल आएगा बताएंगे। जी। हालांकि आपको पता है कि हमारे यहाँ 1999 में कितने रिटायर्ड लोग पहुंच गए थे जी बिल्कुल हेडक्वार्टर्स में कि हम दोबारा जाना है तो बताइए। जी। तो इनफैक्ट मैक्सिमम जो सेना के लोग हैं रिटायरमेंट होने के बाद एक ड्रेस अपनी रखते हैं कि कब जब भी जरूरत पड़ेगी हम आ जाएंगे। तो उन्होंने एक ये चीज़ डाली और ये भी दिया है कि जो नहीं आएगा उसको पनिशमेंट दिया जाएगा जी। तो ये क्लॉज उन्होंने अपनी इस पॉलिसी में डाली है जो उन्होंने फोकस किया हुआ है। और जो जैसे मैंने कहा कि उन्होंने काफ़ी कुछ इन्होंने जो कमांडर्स हैं और चाहे इन्होंने पॉलिसी में डाला है कि रियलिस्टिक एक्सरसाइजेज होनी चाहिए जी। मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ एक एक्सरसाइज करके चले आए, जैसे एक्सरसाइज रियलिस्टिक जो आपने करना है वही कीजिए। जैसे अभी इन्होंने जो एक्सरसाइज की थी आपको पता है ताइवान के प्रेसिडेंट अमेरिका गई थी उसी समय इन्होंने 4 दिन की जो अपनी एक्सरसाइज की थी। इस पूरी एक्सरसाइज में इनका फोकस था कि ताइवान का ब्लॉकेड हम कैसे करेंगे जी। चारों तरफ से उन्होंने एयर और सी ब्लॉकेड कैसे करेंगे। तो इस चीज पर इन्होंने पूरा फोकस किया, पूरी एक्सरसाइज की जी। तो इस तरह का माइंडसेट अभी ला रहे हैं अपनी ये पॉलिसी चेंज करके जी। तो इसलिए जो है ये थोड़ा सा इसमें इन्होंने जरूर अपनी एक नई चीज ले आ रहे हैं आर्मी मीन्स अपने डिफेंस फोर्सेस में। और इससे पहले जब शी जिनपिंग गए भी थे उनके ये जो थिएटर कमांड में गए थे, वेस्टर्न थिएटर कमांड में, वहाँ जा कर के उन्होंने बातचीत भी की, प्लान्स भी देखे और उन्होंने ये भी एग्जैक्टली उन्होंने वहाँ भी बोला फोकस करने के लिए कि फोकस्ड रहना इन्होंने जो एक्चुअल जो इनका टास्क है जी। तो जो और इसी उसमें उन्होंने बोला कि मेरी टाइम सॉवरेनिटी जो है सॉवरेनिटी जो हमारी है उसको डिफेंड करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सारा फोकस अब वर्ल्ड का दुनिया का वहीं हो रहा है जी। तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ थी उनके पास जो कि इन्होंने ये किया। लेकिन आप ये देखिए इन्होंने एक्सरसाइज की और उसके बाद फिलीपींस और अमेरिका भी वहीं एक्सरसाइज उस इलाके में कर रहे हैं, इंडो पैसिफिक में इनकी 4 दिन की एक्सरसाइज चल रही है जिसमें कि तकरीबन 9 और देश जो हैं वहाँ पर एज ए ऑब्जर्वर हैं। तो ये चलने का मतलब ही यही है कि एक को दूसरे को काउंटर करने का है। तो मेरे कहने का मतलब वही है कि इम्पोर्टेंस जो है वहाँ की उस इलाके की काफ़ी बढ़ गई है इस वजह से, और इस वजह से चाइना को मजबूर होना पड़ा है अपनी दोनों तरफ मैरीटाइम के लिए और लैंड फोर्सेज हैं उनके लिए भी। बाकी तो ही है स्पेस में आपको देख ही रहे हैं कि वो स्पेस कमांड बना करके स्पेस में क्या करने जा रहा है जी। यहाँ तक आया है कि चीन ने ड्रोन्स बनाए हैं, हेवी ड्रोन्स, जो कि स्पेस में जा कर के ये इंटेलिजेंस गैदरिंग करेंगे। सेटेलाइट स्पाई ड्रोन्स जो हैं, एक तो आपने देखा ही अमेरिका में जो जा रहा था, और सोचिए अगर ये कह रहे हैं कि 3 बसों के हाइट के बराबर था तो कितना बड़ा होगा जी। तो ये सब चीज़ें जब आ गई हैं तो नेचुरली उस पर वो आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ तक बात है चीन का इजराइल और पैलेस्टीन के मीडिएशन का, पहली बात तो मैं कहूँ कि आप देखिए चीन ने अपने आप को किस लेवल पर ला लिया। ईरान और यूएई का जो इसने मीडिएशन कराया, शिया और सुन्नी का, कभी किसी ने सोचा ही नहीं था जी कि वहाँ पर होगा। और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स तो हमेशा से अमेरिका के साथ रहा है। तो ये दुनिया में सबके लिए एक ताजुब की बात थी जी।
रूस का साथ दे करके ईरान और उसके बीच में भी फ्रांस के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, जर्मनी उसको बोल रहा है, तो चीन ने अपना रुतबा और कद तो बढ़ा लिया इस मामले में जी। इजराइल और फिलिस्तीन में पहला नहीं है। मैं भी बता दूं कि 2021 में, अगर आपको याद है, जब गाजा में काफ़ी लड़ाई हुई थी, वहाँ पर काफ़ी दिन चली भी थी जी, तो उस समय जो है, उस समय भी चीन ने मीडिएशन के लिए बोला था जी, लेकिन उस समय इजिप्ट ने मीडिएशन किया, बल्कि मैं कहूँगा अमेरिका ने इजिप्ट के थ्रू मीडिएशन करा करके, हालांकि चाइना ने अपने 4 पॉइंट फार्मूला दिया था 2021 में वहाँ पर, लेकिन तब तक इजिप्ट और अमेरिका ने वो करके वहाँ पर सीज फायर हो गया था जी, और मीडिएशन करके और वो बात शांत हो गई थी। लेकिन शांत तो क्या, अब इजराइल और फिलिस्तीन तो आप देखिए 70 साल से ऊपर हो गया जी, 75 साल के आसपास, 72-75 के आसपास की ये चल रहा है और कहीं ख़त्म हो नहीं रहा है जी। हालांकि कुछ देशों से इजराइल ने भी 3-4 अरब देशों के पास गए थे लोग, इनकी मीटिंग्स हुई, उनको इनवाइट भी इन्होंने किया है अपने यहाँ, लेकिन ईरान के साथ इजराइल का जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो तो आपको पता है, हिजबुल्लाह के थ्रू, हिजबुल्लाह को ईरान सपोर्ट करता है और इधर तो लेबनान का है। लेकिन जो मेन इशू है वो न्यूक्लियर वेपन्स का है। इजराइल नहीं चाहता कि इसके अगल बगल में न्यूक्लियर पावर हो और ईरान हो, और जबकि इन्होंने, इजराइल ने कई बार कह चुका कि हम जो है ये होने ही नहीं देंगे जी, हम न्यूक्लियर फैसिलिटी या न्यूक्लियर पावर। एक बार ये भी न्यूज़ अगर आपने ध्यान दिया होगा, पिछले साल की शुरू की खबर थी कि उन्होंने एक इजराइल ने ईरान के एक पूरा न्यूक्लियर फैसिलिटी को, न्यूक्लियर पावर फैसिलिटी को पूरा का पूरा जो है जैम कर दिया था, ब्लॉक कर दिया था। इजराइल ने बोला भी था कि ये सारा जो है किया कराया इजराइल का, ईरान ने बोला था कि इजराइल का है जी। तो वो उस लेवल की है। लेकिन ये इन्होंने ऐसे नहीं बोला, इन्होंने खुद बात की, इनके फॉरेन मिनिस्टर ने, चीन के, दोनों जगह उन्होंने बात की और उन्होंने बोला भी कि अगर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और ईरान आपस में मिल सकते हैं तो आप लोग टेबल पर तो आ ही सकते हैं बातचीत करने के लिए। और उन्होंने बोला कि हम जो है सारी मदद करने को तैयार हैं। उसमें ये भी खबर है कि इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने यही बोला है कि न्यूक्लियर जो पावर है वो मेन इशू है, उसके बाद इनका हिजबुल्लाह का जो है, जो ये सपोर्ट कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ इतनी प्रॉब्लम आ रही है वो है जी। तो इन चीज़ों को लेकर के ये बात आई। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि एक देखा जाए कहने का, हालांकि आप देखिए इससे पहले अमेरिका ने तो सपोर्ट किया इजराइल को कि जो कर रहे हैं वो अपने सेल्फ डिफेंस में ठीक कर रहे हैं जी। और यहाँ पर चीन ने आकर के अलग से एक बात कही है। तो जरूर चीन अपना कद और रुतबा दोनों बढ़ा रहा है, खास करके इस इलाके में, अरब वर्ल्ड में, जहाँ पर पहले कहा जाता था कि सिर्फ अमेरिका का या यूरोप का बोलबाला है जी। और दूसरी चीज़, लेकिन ये भी हमें देखना चाहिए, अभी भी इजराइल और चाइना का जो ट्रेड है बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट आप अगर डेटा देखें तो इजराइल का सबसे ज़्यादा ट्रेड अमेरिका है, ट्रेड पार्टनर, और नंबर 2 पर चाइना है। इजराइल मतलब चीन और से जो सामान इनकी आ जा रही है, तो ये भी एक चीज़ है उसमें जो बात जरूर आएगी ट्रेड की। जब चीज़ है तो आजकल तो इकोनॉमी और ट्रेड ही सबसे लेके चल रहे हैं जी। तो इस चीज़ पर है। लेकिन ये कहने का ये है कि चीन अभी स्टेज पर आ रहा है कि वो अपने आप आ करके, और उसको कहीं लगा होगा तभी तो उन्होंने दोनों से बात की और ये चीज़ आगे बढ़ जाए। हम अभी इस जगह नहीं कह सकते क्योंकि अमेरिका शायद ही चीन को इतने आगे बढ़ने दे, क्योंकि एक धक्का तो चीन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और ईरान को लेकर के लगा चुका है। तो इस वजह से थोड़ा सा सोचने की वो है जी। सर, दूसरे देशों के साथ रक्षा संबंधों की बात करें तो आपने देखा कि अभी ब्रिटेन के जो CDS हैं वो भारत यात्रा पर आए हुए थे। इस बीच दोनों देशों के रक्षा संबंधों में क्या प्रगति हुई? साथ ही हम यह भी जानना चाहते हैं कि ब्रिटेन ने हाल ही में भारतीय सैनिकों के चित्र के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया, ये क्या मुद्दा है सर? नहीं, देखिए, एक CDS का
आना जाना तो खैर ये मित्र देशों से हम करते रहे हैं जी। इनफैक्ट हमारे सीडीएस जो अनिल चौहान जी थे, वो जनरल अनिल चौहान पिछले दिसंबर में, इसी दिसंबर में गए थे वहाँ पर इंग्लैंड में, जहाँ पर पिछले जो हमारे दिवंगत सीडीएस थे जनरल रावत, उन्होंने जाना था लेक्चर देने के लिए, उसी को पूरा करने के लिए वो वहाँ गए थे और वहाँ भी मुलाकात हुई और वो आए हैं। और अभी जो है ब्रिटेन के सीडीएस आए हैं और उसके बाद इनफैक्ट उसके साथ इनके चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं इंग्लैंड के, वो भी आए हैं रादर जी। कोऑर्डिनेटेड विजिट है। और जब ये इतनी हाई लेवल की विजिट होती है तो एक जगह लिमिट नहीं रहती, क्योंकि आए हैं वो सीडीएस से मिले हैं, बाकी जो हमारे चीफ्स हैं आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों से मिले हैं जी। इससे पहले हमारी एक्सरसाइजेज भी इनके साथ हुई हैं जी। पोर्ट पर भी इनकी एक जहाज़ आई थी इंग्लैंड यूके नेवी की यहाँ पर, और हमारे ट्रूप्स भी अभी इंग्लैंड में जाने वाले हैं एक्सरसाइज के लिए जी। तो ये चीज़ें आती हैं, हमारे लोग कोर्सेज करते रहते हैं इंग्लैंड में, उनके लोग यहाँ आते हैं, तो ये चीज़ें हैं जिनके बारे में प्लान और प्रिपरेशन भी होती हैं। और रक्षा क्षेत्र में आप देख ही रहे हैं कि हम कितने, हमारा देश ओपन हो गया है जी। तो रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए हम कितने आगे बढ़ रहे हैं और सभी देख रहे हैं, हर एक आदमी इसका हिस्सा बनना चाहता है, क्योंकि 75 से लेकर 100% तक फॉरेन एफडीआई इसमें कर रखा है जी सरकार ने। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें, कई चीज़ें इसमें डिस्कस हुई हैं जो इनके साथ इस मीटिंग में और एक जब ये इस लेवल की बात होती है तो नेचुरली रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती हैं जी। इसमें हर एक चीज़ सामने आती है। और ये जो आप बात अभी कह रहे थे, इनफैक्ट जो हमारे देश के विरुद्ध भी वहाँ प्रदर्शन हो रहे हैं जी, वो भी एक चिंता का विषय है जी। इस बीच में गोरखा सोल्जर्स का भी एक इशू आया था जी वहाँ पर। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर बातचीत हम, मुझे लग रहा है कि ज़रूर हुई होगी। और इन्होंने कहने के लिए तो 3-4 जो पॉइंट हैं कि हमने आपसी रक्षा जो हमारा लेन देन है उसको बढ़ाया है जी, उसमें बढ़ोतरी की है, ट्रेनिंग प्रशिक्षण से लेके बाकी चीज़ों के बारे में बात की है। लेकिन अगर हम क्वाड में हैं, अगर हम इंडो पैसिफिक और साउथ चाइना सी में को उतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं जितना कि इंग्लैंड भी दे रहा है उधर से, तो ये ज़रूरी है कि उस कोऑर्डिनेशन के बारे में भी वो कैसे होगा, क्या होगा, वो भी आएगा। चीन अगर हमारे ऊपर ये लेके चल रहा है जिस तरह से था, और हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने ये भी कहा था कि हर एक देश उस समय खासकर यूरोपियन देश हमारे साथ नहीं आए थे जिस तरह आना चाहिए था जब चीन के साथ गलवान और बाकी चीज़ों पर हुई। तो ये चीज़ ज़रूर जो है बात तो इस पर हुई होगी जी। टेक्नोलॉजी के बारे में, रक्षा क्षेत्र में उसका एम्प्लॉयमेंट कैसे है, न्यू टेक्निक्स के बारे में, तो ये सब चीज़ें ज़रूर हुई हैं। और क्योंकि ये जब सबसे मिले हैं, इनफैक्ट डिफेंस सेक्रेटरी से भी मिले हैं जी, जॉइंट सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन है, उनसे भी इनसे मुलाकात हुई है जी। तो ये सारे मुलाकात का मतलब यही है कि ये ऑल राउंड चीज़ें डिस्कस हुई हैं, टेक्नोलॉजी से लेके, प्रोडक्शन से लेकर के बाकी चीज़ें। और उन्होंने ये बोला भी है कि अपनी विजिट के बारे में कि भाई एक इतने बड़े देश के साथ, इतने बड़े ट्रेडिंग पार्टनर के साथ, उन्होंने बोला है कि ट्रेडिंग नेशन है जिसके साथ हमारी इतनी हमारे आर्म्ड फोर्सेस की इतना कनेक्शन है जी, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के साथ, वो सारी चीज़ें और अभी भी हैं, क्योंकि कई बटालियंस हैं जो आपस में आदान प्रदान इनका होता रहता है, पुरानी जो हमारी रेजिमेंट्स पहले की हैं, तो कनेक्शन तो है। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि बीच में संबंध थोड़े खटास तो आई थी, क्योंकि अभी देखिए आप ट्रेड से लेकर के प्लस ये जो खालिस्तान या बाकी चीज़ों की हैं, कुछ भगोड़े जो हमारे वहाँ पर गए हुए हैं जी, जो रहते रहे हैं, तो थोड़ी सी खटास तो आई ज़रूर थी। लेकिन इनका आना प्योरली डिफेंस रिलेटेड है जी, तो उन चीज़ों पर इनकी हुई है बातें। चीफ ऑफ एयर स्टाफ भी आए हैं, तो उनसे भी
काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी जो टेक्निक्स हैं और काफ़ी जो हमारे साथ डिफेंस प्रोडक्शन में भी ये मिल करके कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी के बारे में, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र से लेके बाकी चीज़ें में ये बातें हुई हैं और आशा करते हैं कि इससे जो है हमारे संबंध और बढ़ेंगे। और जो ट्रेड की बात कर रहे थे एक जगह इंग्लैंड के CDS जी, वो भी चीज़ डिफेंस प्रोडक्शन के मामले में आगे बढ़ेगी जी, और दोनों देश मिल करके जो एम्स हैं अचीव करने के लिए, जैसे भारत ने पहले कह रखा है कि भाई हम तो अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को ऊपर रखेंगे, बिल्कुल, तो उस चीज़ों को देखते हुए हम और आगे बढ़ेंगे और दोनों देशों को फ़ायदा होगा इससे। बिल्कुल, बिल्कुल होना ही चाहिए सर। और द्विपक्षीय संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं, चाहे हमने देखा कि 2+2 टॉक्स के माध्यम से हो, या जैसे आपने कई बार जिक्र किया कि चाहे वो क्वाड हो या अन्य मंच हों जिन पे हम साझेदारी करते हैं। सर, सूडान इस हफ्ते बड़े चर्चा में है, वहाँ पर हिंसा का प्रमुख कारण क्या है? सूडान ही नहीं, अफ्रीका के कई देशों में भी स्थिति ठीक नहीं है, इसे कैसे देखते हैं आप? नीरज जी, सूडान कहा, अगर आप थोड़ा सा इतिहास देखिए, 1900 जो हम 47 में होते, 1956 में सूडान आज़ाद हुआ था। यही इंग्लैंड से जी, की कॉलोनी था। और था क्या वहाँ, उस समय भी वहाँ सिविल वॉर चल रहा था सूडान में। एरिया वाइज अगर देखें आप तो सूडान बहुत बड़ा है जी, लगभग लार्जेस्ट माना जाता है देश अफ्रीका में। और सूडान में अभी भी देखा जाए तो कुछ, एक तो ओपन कंट्री है, एग्रीकल्चर और बाकी चीज़ें हैं वहाँ पर जो दो बहुत प्रमुख चीज़ें हैं, एक तो गोल्ड है, गोल्ड रिजर्व बहुत हैं, गोल्ड माइनिंग काफ़ी होती है वहाँ पर। जी, तो इंग्लैंड एक्चुअली था उस ज़माने में इसी वजह से, वहाँ जी, गोल्ड माइनिंग की वजह से। और वहाँ भी जो रिसर्च ये कहता है कि तकरीबन 2 बिलियन बैरल ऑयल रिजर्व हैं। जी, तो मतलब रिसोर्सेज में हैं सूडान में। जी, लेकिन सूडान की बदकिस्मती ये रही है कि शुरू से वहाँ अनरेस्ट रहा है। आई थिंक दुनिया का ये एक देश ही होगा ऐसा जिसमें सबसे ज़्यादा मिलिट्री कू हुए हैं। जी, बिल्कुल, और अभी भी सब वही चल रहा है। और एक जो सबसे ज़्यादा एक कोई जो राज किया है वहाँ 89 में जनरल बशर ने उसी ने मिलिट्री कू किया था और 2019 तक 30 साल तक सत्ता में रहा। लेकिन हुआ क्या, बदकिस्मतियाँ होती रही, आपस में लड़ाइयाँ वहाँ अलग अलग गुटों में चलते ही रहे। जी, ऊपर चाद है जो देश, वहाँ आपको पता ही है कि यहाँ इनके ग्रुप्स आपस में आते जाते रहते हैं। तो वहाँ कभी ऐसा नहीं रहा कि लाइफ जो है या कोई प्रोग्रेस हुई हो। इनफैक्ट बीच में तो इतनी ज़्यादा हो गई थी, अमेरिका ने सैंक्शंस भी लगाए थे इनके अगेंस्ट। इन्होंने उसको इस्लामिक कंट्री बना दिया था, शरिया कानून लगाया था जी, और इवन गोल्ड माइनिंग में कुछ जो बाहर के देश थे या कंपनियां थीं वो छोड़ के चली गई, क्योंकि उन्होंने उनको ह्यूमन राइट्स एब्यूज़ के लिए और बाकी चीज़ों के लिए घसीटना शुरू कर दिया था कोर्ट में। और उनको तो ये सब चीज़ें करके बहुत वहाँ अनस्टेबल रहा। अब जो इस समय के हालात हैं, 2019 में जब अनरेस्ट हुआ था तो इनको हटना पड़ा बशर को, और उसके बाद मिलिट्री लीडर जो अभी हैं और एक SRF है इनके पास, जो दोनों यही थे बेसिकली। SRF एक पहला मिलिट्री फोर्स है और उसको स्पेशल रिएक्शन फोर्स बोलते हैं SRF को ये, और बाकी आर्मी। तो दोनों मिल करके इन्होंने सत्ता संभाली थी 2019 में। और जो अभी डगबल है इनका नाम है, जो अभी SRF के चीफ हैं, जनरल हैं, वो डिप्टी बने थे और आर्मी चीफ जो है उन्होंने सत्ता संभाली थी। तो ये हुआ कि सत्ता चलेगा
और उसके बाद ये हुआ था कि 2023 में चुनाव होगा जी। और लेकिन 4 साल जो कहते हैं ना, वो पावर जब आ गया इनके पास, खून आ गया मुंह में, तो इनको लगा कि नहीं, हमें पावर में ही रहना चाहिए। और इस वजह से ये चीज़ इस लेवल पर आ गई। सबसे चीज़ शुरू हुई कि अगर एक होते हैं तो और एसआरएफ को मिलिट्री में मिलाया जाता है तो किस शर्तों पर कैसे होगा, उसमें काफ़ी ज़्यादा इनका वो रहा, अमन मुटाव, आपस में बात नहीं बनी। बीच में कुछ समय के लिए आपस में कुछ इन्होंने बातचीत की और कहा कि हम इस पर सीज फायर करते हैं, पहले की बात है, लेकिन फिर भी ये बात नहीं बनी। और अभी जो है, जैसे जैसे दिन नज़दीक आते गए और सत्ता की लालच बढ़ती गई, ये चीज़ और ज़्यादा हो गई जी। और इसकी होने की वजह से एसआरएफ जो है उसने कहा कि हम पावर में हैं, हम इंटरनल सब देखते रहे हैं। उन्होंने जो है अपना कब्जा जमाना शुरू किया और सबसे पहले खरमुद जो इनका कैपिटल है वहाँ से शुरू किया। और न्यूज़ तो यह है कि इन्होंने हवाई अड्डे को पूरा कब्जा कर लिया है, मिलिट्री हेडक्वार्टर्स तक जा रहे हैं जी। कुछ आर्मी मैन ऊपर चले गए। और ये देश था जो अपने ही कैपिटल में, अपने ही उसमें उनके एयरक्राफ्ट जो है, हवाई जहाज, फाइटर्स बम गिरा रहे थे इन्हीं के लड़ाकों पर, एसआरएफ के ऊपर जी। और यहाँ तक कि ब्लिंकन ने बल्कि वहाँ बात की, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं अमेरिका के जी, उन्होंने मीडिएशन करने की बात की कि यहाँ से जो है थोड़ा इनको 3 दिन पहले न्यूज़ आया था कि 24 घंटे का सीज फायर करेंगे जी। हुआ, लेकिन सीज फायर हुआ नहीं ग्राउंड लेवल पर। आज की जो हालात हैं, 280-85 लोग मर चुके हैं जी। काफ़ी लोग वहाँ से तकरीबन 2 लाख से ऊपर डिस्प्लेस होकर बाहर जा चुके हैं। यूएन जो है वहाँ पर बोलता रहा है कि भाई जो लोगों को हॉस्पिटल्स की, उनको सिक हैं, जो पुराने बूढ़े लोग हैं, जो मरीज हैं, उनको जो है देखभाल की ज़रूरत है। लोगों को खाने पीने की चीज़ें नहीं मिल रही हैं, पानी नहीं मिल रहा है, उसकी ज़रूरत है। लोग फंसे हुए हैं। हिंदुस्तान के भी शायद 31 लोग, पूरे नंबर तो नहीं एग्जैक्ट हुए हैं, जो वहाँ फंसे हुए हैं। जी, बताया जा रहा है कि शायद आंकड़ा देख रहे थे कि शायद 4000 लोग टोटल रहते हैं, इसलिए फंसे, जो जिस एरिया में संघर्ष चल रहा है उसमें 31 कर्नाटक के लोग फंसे हुए हैं। लोग तो कुछ बेसमेंट में जा करके हैं, जो वहाँ से बात कर रहे हैं कि यहाँ कुछ, और हिंदुस्तान यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ कांटेक्ट में है कि ये चीज़ें की जाएं। तो हालत मतलब ख़राब तो बहुत है जी। और इस सिचुएशन के साथ अगर चलेगा तो गृह युद्ध तो छिड़ ही गया है इसमें, लेकिन फ़ायदा जो बाकी ग्रुप्स हैं वो उठाएंगे और फिर ये देश कभी ऊपर उठ के आ नहीं पाएगा जी। अपना ही नुकसान अगर ये वहाँ करते रहेंगे। और जो हालात अभी चल रहे हैं उसको देख के लग नहीं रहा है कि इतनी जल्दी ये चीज़ ख़त्म होगी, क्योंकि दोनों पावर में हैं, दोनों के पास हथियार और एमुनिशन है लड़ने की जी। और मीडिएशन की बात, हालांकि जो परसों की न्यूज़ थी उसमें था कि कुछ सिविल सोसाइटी के लोग मिल करके मीडिएशन करने की कोशिश कर रहे थे, वो भी जो है फेल हो गया, वो भी नहीं हो रहा है और आज भी वहाँ लड़ाई जारी है जी। और है कुछ नहीं, टोटल चीज़ अगर देखिए तो सिर्फ सत्ता की और पावर की लड़ाई चल रही है। अदरवाइज जनता के बीच ना कोई इंसर्जेंसी है, ना वहाँ कोई टेररिज्म है, ना बाकी चीज़ चल रही है। लेकिन जी, एक ये बड़ा डेंजरस चीज़ है, देखिए जी, बाकी जगह के लिए जी, उसी देश के जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं जी, और उसी देश की आर्मी जी, आपस में अगर इस तरह की लड़ाई लड़ेंगे और जो भी आउटकम होता है, जो भी आगे आता है, ये एक बहुत मैं कहूँगा एक ऐसा लेसन है जो कि नहीं होना चाहिए और नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कोई और देश में अगर इस तरह की चीज़ आएगी तो ये जो है कंट्रोल से बाहर अमूमन हो जाए, क्योंकि दो ही हैं, दो ही पिलर होते हैं, आर्मी हैं और अंदर के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं जी। और अगर यही जो है आपस में अगर इस तरह की जो सत्ता के ऊपर और पावर स्ट्रगल शुरू कर देंगी जी, तो ये जो है
किसी भी देश के लिए ये एक बहुत खतरनाक सी चीज़ होगी और इसको किसी न किसी हालत में वर्ल्ड लेवल पर ऐसा होना चाहिए कि आगे न बढ़े जी। और जैसे हम हर जगह कह रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ या इंटरनेशनल जो रूल के मुताबिक चलना चाहिए, यहाँ भी इस तरह से होना चाहिए कि मीडिएशन करके और ये चीज़ ख़त्म कराई जाए कि ये चीज़ आगे न बढ़े जी, और इसका नुकसान जो है वहाँ की जनता को या बाकी देशों को भी नहीं झेलना पड़े। बिल्कुल। और सूडान में शांति हो तो वहाँ पर जो भारत के हैं या अन्य देशों के लोग फंसे हुए हैं वो भी निकल सकें और उनके जो परिजन जो अलग अलग देशों में रहते हैं उनकी भी चिंता दूर होगी। आज के कार्यक्रम में सर आपने विस्तार से चीन से संबंधित मुद्दों का जवाब दिया, पुलवामा को लेकर जो राजनीति हो रही है उस पर अपनी राय रखी, सूडान से संबंधित मुद्दे पर बातचीत करी और ब्रिटेन के जो CDS आ रखे हैं यहाँ पर उनसे संबंधित मुद्दों को भी आपने रखा। आज के कार्यक्रम से निश्चित ही हमारे जो दर्शक हैं उनके बहुत सारे प्रश्न इस बीच थे, तो उनका समाधान जरूर उनको मिला होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश सुनिए खबरों के लिए बने रहे आप प्रभा साक्षी के साथ। आप इस कार्यक्रम से जुड़े सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।